अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द स्पेशल प्रोग्राम Q&A विद पीजे मीर। आज हम बात करेंगे कि ये इलेक्शंस में क्या हुआ। कंक्लूजन तो हो गया है, लेकिन पाकिस्तान में कंक्लूजन नहीं हुआ है, क्योंकि आपने जैसे देखा है कि कई प्रोग्राम्स में इस तरह आ रहा था कि जैसे ये पाकिस्तान के इलेक्शंस हैं और अमेरिका के इलेक्शंस नहीं हैं, क्योंकि इतना इंटरेस्ट किया जा रहा था। अब कई लोगों से पूछा मैं कहा ये क्यों इस तरह इतना इंटरेस्ट था। तो बेसिकली जो आम आदमी है, जो कि आप कह लो कि मिडिल क्लास एंड जस्ट अबव, उसका एक ही इंटरेस्ट है। कहते जी हम देखते थे कि हमारे लिए वीज़े आसान हो जाएंगे कि नहीं, हमारे बिज़नेस इंटरेस्ट ठीक होंगे कि नहीं, क्या ये टफ़ हो जाएंगे। वो मुसलमानों का कार्ड डोनाल्ड ट्रम्प ने बड़ा खेला है, लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी, पहले उसने कहा कि आई लव इंडिया, अब उसने आई लव पाकिस्तान भी कहा है। तो आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, डोनाल्ड ट्रम्प हैज़ एक्चुअली, अब अगर आप देखें उसकी tone before the elections and after the elections, he has toned down. इस पे बात करेंगे। फिर हम आज बात इस पे भी करेंगे सिरिल अल्मीडा की, जो कि सिरिल अल्मीडा तो है, लेकिन सिरिल अब अलविदा है, क्योंकि वो यहाँ तो है नहीं है, अमेरिका में, और पीछे इंक्वायरियाँ हो रही हैं, कमीशंस बन रही हैं, बैठ रहे हैं। इसकी क्या ज़रूरत थी या नहीं, इस पे भी हम बात करेंगे। एंड देन ऑफ कोर्स NA-1110 ख्वाजा आसिफ, आर डिफेंस मिनिस्टर, वो बिल्कुल अब उनको एक क्लीन चिट मिल गई है, बड़ी कंट्रोवर्सी थी, एंड इस पर भी बात करते हैं। एंड देन टाइम मिला तो बात ज़रूर करेंगे कि आज 50 डॉक्टर्स ने पूरे लाहौर को हॉस्टेज बना दिया। ये बिल्कुल एहतजाज करें, बिल्कुल जो मर्जी करें, लेकिन देयर इज़ अ रूल ऑफ लॉ। हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है, यू कैन नॉट प्रोटेस्ट, यू कैन नॉट गो ऑन द मॉल एंड जस्ट ब्लॉक ऑल द रोड्स। और कई औरतें रोई हैं कि जी हमने अस्पताल जाना था, ये करना है, बच्चे लेट हो गए, एंड इट वाज टोटल chaos। आज लाहौर के अंदर टोटल chaos। इस पे एंड में बात करेंगे इफ वी गेट टाइम। लेकिन कमिंग ऑन टू डोनाल्ड ट्रम्प एंड हिलरी क्लिंटन, आज मेरा जो पैनल है मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरे साथ है हैदर ज़मान कुरैशी, इनका ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उनके साथ हैं ब्रिगेडियर फारूक हमीद, डिफेंस एंड अ पोलिटिकल एनालिस्ट, ख़ुद भी एक अपना बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम ये होस्ट करते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स द एवरग्रीन ऑलराउंडर साबिर शाह, ही वाज द group editor and of course current affairs editor of the Jung Group, और उनके साथ है साद रसूल, again a columnist, a writer and of course a lawyer by profession। तो मैं हैदर आपसे शुरू करूँगा। So have the people of Pakistan digested this मैं क्या कहूँ उसको, roast beef या steak or whatever it is? जी हाँ पीजे साहब, अभी तो पीपल ऑफ यूएस डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, और जैसे एहतजाज हो गए, अब तो एहतजाज है, और बहुत जगह काफ़ी खौफनाक अंदाज में हुआ है, और लोग उसमें ज़ख्मी भी हुए हैं। आपने देखा कि बग़ैर सोचे समझे हमने ब्री एग्ज़िट का वोट भी देखा, बाद में शौक मिला कि ये क्या फ़ैसला कर दिया। मेरे ख़्याल में अमेरिकन सोसाइटी को, अमेरिकन पॉलिटिक्स को और अमेरिका एज़ अ मुल्क को इसका जो धचका है वो बहुत अरसे तक लगेगा, और यकीनन इसके दूरस असरात आएंगे। जहाँ तक डोनाल्ड ट्रम्प साहब की जीत का ताल्लुक़ है, जो अब तक नताइज आए हैं उनसे दो तीन चीज़ें बड़ी वाज़ेह हुई हैं। पहली बात तो ये है कि हिलरी क्लिंटन ने एक पॉपुलर वोट तो लिया है, और उन्होंने गो के ओबामा साहब से कम वोट लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे डेमोक्रेटिक कैंडिडेट्स थे प्रेसिडेंशियल जिनसे उन्होंने ज़्यादा वोट लिया, और उन्होंने मेहनत भी बहुत की। और ये बहुत ही अच्छा होता कि एक ख़ातून जो है अमेरिका की प्रेसिडेंट बन जाती। जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने आज से 37 साल पहले 1988 में ये एक माइलस्टोन अचीव किया, और पाकिस्तानी नेशन ने तब भी इतने पॉलिटिकली मैच्योर और प्रो वुमेन होने का सबूत दिया, अमेरिकन नेशन शायद नहीं कर पाई। दूसरी चीज़ जो स्टेटिस्टिक्स आए हैं उससे ये ज़ाहिर हुई है कि जो वाइट मेन और वेमेन का वोट है वो तो डोनाल्ड ट्रम्प को ज़्यादा गया है तादाद में, आपने भी देखा। लेकिन जो लटीनोज़ हैं, जो अफ्रीकी लोग हैं, जो इमिग्रेंट्स थे, स्पेनिक्स थे, उनका 80 to 90% वोट जो है कई जगह पे वो हिलरी को मिला है, और इसी वजह से उनको पॉपुलर वोट मिला है। और दूसरी बड़ी अहम बात जो नज़र आई नताइज में वो ये थी कि जो मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास का स्ट्रेटा है उसका ज़्यादा तादाद में वोट हिलरी को मिला, जबकि एफ्लुएंट सुपर रिच जो क्लास है, हालांकि हिलरी पे ये इल्ज़ाम था कि कॉर्पोरेट अमेरिका और वॉल स्ट्रीट की नुमाइंदगी कर रही हैं, लेकिन नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ हैं कि जो उनकी अपर मिडिल क्लास है और जो रिच क्लास है, और जो वो ये समझते थे कि शायद 2008 में ये एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है
کہ ایک شخص جس کو وہ شاید مکمل تسلیم امریکن نہیں کرتے تھے وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بن گیا, تو یہ ایک اینٹی ریئیکشن بھی سمجھا جاتا ہے. اور اس ملک کی جو خوبصورتی تھی, یہ آل انکلوسیو ملک تھا, یہ سب کو ویلکم کرتا تھا. یہاں پہ ڈریم, امریکن ڈریم یہ تھی کہ آپ کا کیریئر, آپ کا فیوچر ہے, تو اس کو ایک بہت بڑا اب ٹیسٹ آئے گا. اور جہاں تک ٹرمپ صاحب کی آپ نے باتوں کی بات کی, ان کے بیانات کی, یقیناً نریندر مودی نے جو بیانات دیے وزیر اعظم بن کر, کچھ ایشوز پہ وہ بالکل نیوٹرلائز ہو گئے اور انہوں نے ریچ آؤٹ کیا. تو میں سمجھتا ہوں ٹرمپ صاحب جو ہیں, الیکشن فیز اور ہوتا ہے پریزیڈنشل فیز, جب ان کو CIA اور ان کے اور ادارے بریفنگز دیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ امریکن پریزیڈنٹ کا جو آفس ہے وہ نہیں ہے. تو پاکستانیوں کو یقیناً یہ صدمہ ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ, ہماری اسٹیبلشمنٹ اگر اپنی فارن پالیسی کو ایک وزیر خارجہ لگا کر صحیح سمت میں چلائے تو ہم جو آنے والے چیلنجز ہیں اس کا مقابلہ کر پائیں گے. ایک پرسیپشن پاکستان میں کریٹ کیا جا رہا ہے اس وقت کہ ریپبلکنز they are going to be very tough on Pakistan as far as یہ جو جہادی outfits ہیں, کیونکہ they say do more, and particularly Donald Trump, اس کی جو آپ نے vibes آپ نے دیکھ لی ہیں, and of course اب اس کے ساتھ جو sharpers آئیں گے and his people who are going to be guiding him. Do you think that is likely to be happening? بسم اللہ الرحمن, بہت شکریہ پی جے صاحب. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صرف اب ریپبلکنس کی بات نہ کریں, چاہے ریپبلکن ہوں چاہے ڈیموکریٹس ہوں, اور بے شک اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ وائٹ ہاؤس میں جب آئے گا اس نے جو پالیسیز فالو کرنی ہے وہی US جو ان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ان کو فالو کرنا ہے. بالکل اس کے ایکسٹینسو بریفنگ ہوں گی CIA کی, پینٹاگن کی, تمام ان اداروں کی. پاکستان کے حوالے سے میرا خیال ہے ہمارے لیے کاز آف کنسرن ہے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی 2 اسٹیٹمنٹس, ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا اس کا لو پاکستان, میں نے بھی اس کا وہ دیکھا ہے, لیکن یہ آپ کو چند ہفتوں میں پتہ لگ جائے گا. 2 دفعہ اس نے بات کی ہے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں. ایک مرتبہ تو یہ کہ جی افغانستان میں جو ہماری فورسز ہیں وہ دے آر دیئر ٹو کاؤنٹر دی پاکستان نیوکلیر پروگرام, اور انڈیا ہم انڈیا کے ہم ساتھ ہیں اور انڈیا کے تھرو ہم چیک رکھیں گے آن پاکستان نیوکلیر پروگرام. تو یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے. دیکھیں چاہے نیوکلیر سپلائی گروپ ہو جو ان کا پورا 100% ٹلٹ ہے انڈیا کی طرف, وہ پاکستان کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں, چاہے آپ کا وہ بیٹل فیلڈ نیوز کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ ختم کریں, یہ انہوں نے چیزیں چھوڑنی نہیں. آپ نے ڈو مور والی بات کی, بالکل وہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی حقانی گروپ اور افغان طالبان جو ہے جو پاکستان افغان بارڈر کے سائڈ پہ پاکستان کے سائڈ میں ان کے خلاف آپ کارروائی کریں. تو میں یہ, اور دیکھیں نا پھر سی پیک ان کو ابھی بڑا, ان کو بھی بڑا وہ شاک افیکٹ ان کو ختم ہی نہیں ہو رہا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ موڈی اور ٹرمپ کی جو کمبینیشن ہے یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ, میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ لیتھل کمبینیشن ہوگی ایز کمپیئر ٹو موڈی اینڈ اوباما. اوباما نے اسٹیج سیٹ کیا پچھلے 3-4 سال میں, دیکھیں نا 2 مرتبہ وہ انڈیا گیا, پاکستان وہ نہیں آیا. تو میرا خیال ہے اس کی پالیسیز ول بی کنٹینویشن آف واٹ جو امریکن اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے لیے جو ایجنڈا بنایا ہے یہ اسی طرح معاملہ چلیں گے irrespective. لیکن میں 1-2 باتیں کچھ کہہ دوں. پہلی بات یہ 2 ورڈز ہیں میرے پاس, شاکنگ اور سٹننگ. 8 سال وائٹ ہاؤس پہ بلیکس کا قبضہ رہا ہے. میں تو جب تصویریں دیکھتا تو اوباما کی تو زیادہ تر مجھے اس میں بلیکس نظر آتے تھے, وائٹ تو بڑے کم نظر آتے. اس نے وہ ریشل وہ تمام معاملات تھا اس کو اس پہ ہائپ کریٹ کی, امیگریشن پہ ہائپ کریٹ کی, اور پھر وہ میک ان امریکہ والی اور وہ جابز والا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو داد دیں ٹرمپ کو کہ اس نے جو کنونشنل جو روایتی سیاستدان ہیں, روایتی پولیٹیکل سسٹم ہے, اس کو اس نے شکست دی ہے. ہی از اے بزنس مین, نہ کبھی وہ کانگریس کا ممبر رہا ہے, نہ کبھی وہ کسی اسٹیٹ کا گورنر رہا ہے. تو ایک بزنس مین آ کے اس نے روایتی سیاستدانوں کو شکست دی. میں سمجھتا ہوں ہی از بین ویری ویری اسمارٹ. لیکن پاکستان کے لیے وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ ٹرمپ. ہاؤ وی ہینڈل اٹ. صابر شاہ صاحب, یہ جو ابھی انہوں نے بھی بات کی ہے, یہ ایفرو امریکن کی جو بات کی ہے, اینڈ دین ٹرمپ گوز آن اینڈ میکس اے ہٹ آن دا مائیگرنٹس, اینڈ دین ہی ٹاکس اباؤٹ دا 2000 mile that wall, and then he talks about the Muslims, and then he backs off, and despite the media going against him, وہ پھر بھی آگے آپ کے یہ بن جاتا ہے صدر یونائٹڈ اسٹیٹس. ایکچولی پی جے, انٹرنیشنل اور پاکستانی میڈیا بیسکلی بلائنڈ فولڈیڈ اس. انہوں نے دوسرا اینگل دیکھا ہی نہیں. اس کا نعرہ تھا نیشنلزم, پرو وائٹ.
Exactly. 146.3 million registered voters हैं. Muslims कितने हैं? 3.3 million. और registered voter 824,000 only. What can 1% do over there? ये जो दूसरे जो मैक्सिको वगैरह से आते हैं, स्पेनिश स्पीकिंग वगैरह, अब इनमें से बहुत ज़्यादा तादाद आप सदर्न कैलिफोर्निया और लॉस एंजल्स वगैरह जाएंगे, इलीगल हैं. तो अब अगर इलीगल की शामत आ जाए रिपब्लिकन्स के हाथों, तो आप उनके मुल्क के पर्सपेक्टिव से देखें ना कि वो अपनी जगह जस्टिफाइड है. हम यहाँ 3 मिलियन को रो रहे हैं अफगान को. Absolutely. We don't actually go into stats. It is difficult to remember them. अब America has evolved out of a lot of troubles. I want to build up something here. 1787 का कॉन्स्टिट्यूशन, 1788 का पहले इलेक्शन, 228 साल पहले, a general gets elected, George Washington, who borrows $600 from a neighbor for his inauguration and rejects a $25,000 salary. He is called a founding father. फिर 1824 का इलेक्शन आता है और जैक्सन और जॉन क्विंसी एडम्स में जो गंद उछाला गया वो ट्रंप और हिलरी में नहीं उछाला गया. That's right. वो माँ बहन तक गए. 1801 में चीफ जस्टिस जॉन मार्शल आती है, ना जेफरसन से बनती है, ना जैक्सन से बनती है, ना एडम्स से बनती है उनकी, लेकिन ही परसेवियर्स समहाउ टिल 1834 डेथ होती है. फिर 1867 में प्रॉब्लम आती है, जॉनसन की चीफ जस्टिस के साथ आती है. जॉनसन एक दर्जी था, राइट, और उसने कहा कि नाउ दैट द चीफ जस्टिस हैज गिवन द ऑर्डर्स, लेट हिम इन्फोर्स इट. चीफ जस्टिस कुड नॉट. एंड वी गो टू 1937, फ्रैंकलिन डिलानो रोजवेल्ट, अ पोलियो हिट प्रेसिडेंट, राइट, उसने कहा कि मैं कोर्ट पैकिंग प्लान लेके आ रहा हूँ, एंड ही लिटरली पैक द कोर्ट इन मैनी वेज. जुडिशरी के खिलाफ गए. अब ये सारी जंगें जुडिशरी के खिलाफ होती रहीं. उसकी सुप्रीमेसी का ये आलम है कि देयर वाज अ प्रेसिडेंट कॉल्ड हावर्ड टाफ्ट, Yes. राइट, आपने उसकी खबर 325 देखी है pounds. आर्लिंगटन में अभी? जी. It is in an absolutely decimated Now, state. do you know what happened? Howard Taft, after he assumed the presidency, retired after a term and went on to become the only chief justice in America's history who was also a president. ये विलियम हार्डिंग से पहले हर 2 सदूर का उन्होंने हल्फ भी लिया. ये बड़े स्पेशल लोग हैं. आप देखिए, इनमें आपको वुड्रो विल्सन जैसे पीएचडी भी मिलते हैं, इसमें आपको वो बंदे भी मिलते हैं इंक्लूडिंग हैरी ट्रूमैन जिसने दुनिया का नक्शा बदला, जो कॉलेज स्कूल ही नहीं गए. जॉर्ज वाशिंगटन के मुतल्लिक ये कहा जाता है जनरल था, कॉलेज स्कूल नहीं गया. आइजनहावर केम इन, गेव यू अ न्यू पर्सपेक्टिव, और ये 65 साल बाद हुआ है कि विद समबडी विदाउट एनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड हैज़ गॉट इलेक्टेड. ये बड़े स्पेशल लोग हैं. आप 146.3 मिलियन अमेरिकन को ना भूलें. वो सोए रहे कुछ अरसा, मुसलमान तरक्की कर गए, पैसे जोड़ के जायदादें खरीद ली, उन्होंने कहा हम तो अमेरिकन हो गए. चूँकि बड़ी हम्बल बैकग्राउंड से गए होते हैं, 2 मिनट में औकात से बाहर हो जाते हैं. भाई, यू डोंट स्टैंड एनी वेयर. अब जो पासपोर्ट होल्डर है होगा तो कुछ नहीं, उसको चीज़ें टाइटन होंगी. रिपब्लिकन्स पाकिस्तान के हक़ में इसलिए आपको नज़र आए हैं कि जब वो आए हैं मिलिट्री का दौर था और फेवर्स देनी पड़ी आपके जियो स्ट्रैटेजिक पोजीशन की तरफ से. अब एक रिपब्लिकन जॉर्ज बुश भी थे, उनका रिचर्ड आर्मिटेज एक उनके साथ थे, उन्होंने कहा था विल रिटर्न पाकिस्तान टू द स्टोन एज. हुआ कि नहीं हुआ? मुशर्रफ साहब ने अपनी किताब में कहा, किसी ने कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया. अगर आप बात करते हैं डेमोक्रेट्स की, लुक व्हाट हिलरी डिड इन अक्टूबर 2009. 10 महीने हुए आए हुए कैरी लूगर बिल आया, $7.5 बिलियन नॉन मिलिट्री असिस्टेंस का, और किस तरह उसमें रोड़े अटकाए गए. ईच सेंट वॉज काउंटेड. हमारे हक में भी बातें करती रहीं. धमाका हो गया पेशावर मीना बाज़ार में, ये लैंड कर गई. हमारी आर्मी को इन्होंने बड़ी तारीफ़ की. आर्मी की तारीफ़ तो रिपब्लिकन भी कर रहे थे. मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जैसे लोग हैं जिनके मुतल्लिक सुना है वल्लाह आलम कि उन्होंने प्रेसिडेंशियल कैंपेन में हिलरी के डोनेशंस भी दी. पता नहीं सही है कि नहीं, लेकिन ऑब्वियसली डेमोक्रेट्स के इनके साथ एक एफिलिएशन है. क्लिंटन का नवाज शरीफ के साथ था. हैविंग सेड दैट, नवाज शरीफ वाज डीथ्रोन्ड ऑन October 12, 1999. क्लिंटन डिडंट डू एनीथिंग. एक यूजुअली 1998 में पहले आपको हम ये पता क्यों कहते हैं dethroned? Why don't we say de-seated? you see Pakistan dictators are not necessarily clad in uniforms, be it any. They can also be civilians, be it any. कल को इमरान खान को चांस मिल जाए, I'll show you he will not be nothing less than a dictator. So इसलिए मैं dethrone का वर्ड यूज Can I just put you on a pause and hold it there because I want to get Saad's views, but that will be just after this break. How tough is this government going to be on Pakistan? ये बड़ा एक important question है. Will there be any relaxation? क्योंकि वीज़े के आप जब जाते हैं, रिश्तेदार बड़े लोग रहते हैं, हमने तो अपना इंटरेस्ट देखना है, उनका अपना इंटरेस्ट है. तो मैंने तो देखना है कि मेरा एक आम आदमी वो क्या 2 घंटे जो या 3 घंटे एम्बेसीज में क्यों लगाता है, क्या उसको 5 लगेंगे, क्या और उसको सवाल जवाब होने शुरू हो जाएंगे, क्या ये हुकूमत क्या अपने मेजर्स करेगी? साथ के ज़रा व्यू लेंगे, बाकियों का भी इस ब्रेक के बाद. वेलकम बैक टू द स्पेशल प्रोग्राम. आज हम बात कर रहे हैं ये अमेरिकन इलेक्शंस इन द आफ्टरमाथ.
Saad, your thoughts on this special transmission? PJ, मैं while in part agreeing with what the other panelists have said, मेरा इसके ऊपर टेक थोड़ा सा मुख्तलिफ भी है. मेरा नहीं ख्याल कि जो जिन पैराडाइम्स के अंदर जॉर्ज वाशिंगटन इलेक्ट हुए थे या FDR की न्यू डील आई थी या विलियम हावर्ड टैफ्ट इलेक्ट हुए थे एंड थिंग्स ऑफ द सॉर्ट, वो पैराडाइम यहाँ पे अप्लाई नहीं होती, सर्टनली 2011 के बाद नहीं होती. अगर आप इसको एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें, अमेरिकन इलेक्शन को, इस करंट अमेरिकन इलेक्शन को, 2001 से ऑनवर्ड्स जो टेररिज्म की और इस तरह की जो इमिग्रेंट टेररिज्म है वेस्ट के अंदर, मतलब जो कि हमने फ्रांस के अंदर भी देखा, बाकी भी दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर देखा, ब्रिटेन के अंदर देखा, फिर अमेरिका में देखा ऑब्वियसली, उसकी एक जो एक्सट्रीम वेस्ट है, वेस्ट के अंदर भी एक एक्सट्रीम वेस्ट है, कुछ तो सेंट्रल यूरोप है, उसके अलावा ब्रिटेन और अमेरिका जो है वो एक्सट्रीम वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इफेक्टिवली द मोस्ट मॉडर्न कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड. उनके अंदर एक सेंटिमेंटालिटी ये आई कि वी आर बेटर ऑफ विदाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि हम वो काम बेहतर कर लेंगे अगर हमारे अंदर बाकियों की मुदाखलत ना हो और हम दूसरों के साथ मुदाखलत ना करें, तो वी वुड बी बेटर ऑफ, जिसकी वजह से ब्रेक्जिट का वोट आया when Britain separated itself. But that was a marginal vote. It was a very narrow thing. This one too, मतलब अगर आप देखें तो popular vote went with Hillary. ये तो electoral college का वोट है. जो इफेक्टिव नैरेटिव है ट्रंप का, जो इफेक्टिव नैरेटिव था ट्रंप की कैंपेन का, जो कि ब्रेक्जिट की एक्सटेंशन थी, वो ये थी कि जी हम मैक्सिकन्स के बगैर, इमिग्रेंट्स के बगैर, मुसलमानों की इंटरफेरेंस के बगैर, वी दी वाइट्स ऑफ अमेरिका कैन रन दिस कंट्री बेटर, मेक अमेरिका ग्रेट वाज देयर नैरेटिव. इसी के साथ, इसी को अगर आप उस तनाज़े में भी देखें कि कंपेयर अगर आप करें जो ट्रंप की इलेक्टोरल स्पीचेस थी वीज़ावी हिलरी, तो हिलरी सीम्ड अ लॉट मोर इंटरवेंशनिस्ट. उसने कहा कि आई वुड बी ओपन टू द आइडिया कि सीरिया के अंदर हम रैंप अप करें अपनी प्रेजेंस. ट्रंप ऑन द अदर हैंड वाज मोर अलोंग द लाइंस ऑफ के देयर इज नो रीजन फॉर सच अमेरिकन इंटरफेरेंस इन सीरिया एंड इन सच अदर प्लेसेस जहां पे आईसिस की फाइट हो रही है. ही इज अ लॉट मोर सिक्लूजनिस्ट इन नेचर एंड सॉर्ट ऑफ फोकसिंग ऑन द फैक्ट कि आप अपने मसले खुद सॉल्व करें, हम अपने मसले खुद सॉल्व करेंगे. इसका पाकिस्तान के लिए एक पर्टिकुलर इम्पैक्ट है मेरे ख्याल के अंदर. पाकिस्तान जो हम ट्रंप की जो प्रेसिडेंसी है वो फॉर द फर्स्ट टर्म ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं. सेकंड टर्म के अंदर क्या होगा, उस वक्त के डायनामिक्स क्या होंगे, वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. सो अगले 3 साल की हम प्रेसिडेंसी प्रेडिक्ट कर सकते हैं. फोर्थ विल बी एन इलेक्शन ईयर अगेन. अगले 3 साल के अंदर देयर इज एवरी लाइकलीहुड दैट द वेस्ट विल स्टिल बी एम्ब्रॉयड इन द वॉर व्हिच इज गोइंग ऑन vis-a-vis आइसिस एंड सीरिया एंड द मिडल ईस्ट. वो उनका प्राइमरी फोकस है. पाकिस्तान की अफगानिस्तान की जंग वो लड़ चुके, उस जंग के अंदर से जो उन्होंने फॉर द मोस्ट पार्ट निकालना था वो निकाल चुके. हमें वो पहले भी जो एस्टैब्लिशमेंट है अमेरिका की, जिसमें CIA, पेंटागन, बाकी सारे आते हैं, वो पहले भी पुश कर रहे थे पाकिस्तान को डू मोर करने के लिए, वो आज भी पुश करेंगे. वो एस्टैब्लिशमेंट प्रो इंडिया पहले भी थी बराक ओबामा के टाइम के ऊपर भी, और वो आज भी रहेगी. पाकिस्तान इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगले 3 साल के अंदर इज फार लेस इंपॉर्टेंट एंड इंटरनेशनल country as compared to the immediate ISIS and other threats that America has to face, जिसके अंदर या उन्होंने re-engage करना है और ज़्यादा engage करना है, या उन्होंने disengage करना है. So हमारा narrative vis-a-vis America will continue to be the same. The worrying factor for America, जो कि उनके लिए पहले भी था और अब भी है, वो CPEC वाली चेन है. हमारी CPEC की रिलेशनशिप जो चाइना के साथ है वो इज़ वर्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ अमेरिका. हमने वो वाला अपना सर 4, 6, 8 दफ़ा उस दरवाजे पे खड़का के देख लिया. हमने अपनी CPEC की रिलेशनशिप चाइना के साथ और रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर कायम रखनी है. अमेरिका का नैरेटिव एस्टैब्लिशमेंट का वही रहेगा. आई डोंट थिंक कि ट्रंप विल टेक स्पेशल मेजर्स टू आइदर रिवॉर्ड or prosecute Pakistan any more than the establishment did over the past 4 years of Obama. Ji, Vijay, you want to just come? to add, America has a habit of electing weirdos. Andrew Jackson was a killer. He killed somebody in a duel. He fought 100 wars. That's right. Mostly for the honor of his wife Rachel. आपको पता उसका इलेक्शन का नारा क्या था? Make the native Indians run away, snatch their properties, kill them if you can. He won the election. Number one. Let me add. Just let me add. Number 2, popular vote is a huge misconception. देखिए 1824 से जॉन क्विंसी एडम्स, 1876 रथरफोर्ड हेज, 1888 गालिबन हैरिसन और अल गोर वर्सेस बुश 2000 में आपने देखा. इट इज़ अ मैटर ऑफ इलेक्टोरेट. It is a matter of electorates. So Americans don't, I mean, they do not go into this debate any longer. He has won it clean.
He may be a weirdo, he may be unpredictable. How can you predict Trump? You see, he has snatched victory from the jaws of defeat, PJ, at the age of 70. मैं क्विकली ऐड, अफगानिस्तान की उन्होंने बात की, अफगानिस्तान में हमारी उनके साथ कन्वर्जेंस है, रहेगी फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी, एक ओवरऑल में तो हम दोनों के इंटरेस्ट जो कोइंसाइड नहीं, उनके साथ क्यों रहेगी? नहीं, Why not us in Afghanistan? नहीं, मैं बताता हूँ ना, तो तभी वो रीजनल वो मीटिंग और वो कॉन्फ्रेंस वो भी तो चलती रहती ना, लेकिन जहाँ पे हमारी उनके साथ डाइवर्जेंस है अफगानिस्तान में, वो ये है कि दे स्टिल वांट इंडियंस टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन अफगानिस्तान, उनकी प्रेजेंस को वो ख़त्म नहीं करना चाहते हैं और वो मामला चलता रहेगा। यहाँ हमारा उनके साथ एक बड़ा फ़र्क है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि हमारा जो रशिया के साथ जो हम फोर्ज कर रहे हैं क्लोजर डिफेंस एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये भी अमेरिकन अब देख रहे हैं कि भाई ये तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे कैंप से निकल के ये तो अलाइन हो रहे, नया अलाइंस बन रहा है, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, ये वो, फिर उसका CPEC आगे, कल को रशियन भी CPEC के अंदर आ जाएंगे वगैरह। तो मतलब उनको देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी स्लिपिंग आउट ऑफ देयर इन्फ्लुएंस, तो वो ये चाहेंगे हर हालत में कि पाकिस्तान के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप रहे, ये ना हो कि पाकिस्तान बिल्कुल हमारे हाथ से निकल जाए। लेकिन अफगानिस्तान में आज भी उनको पाकिस्तान की, मानते हैं इस बात को कि पाकिस्तान अगर उनकी मदद नहीं करेगा, कोऑपरेट नहीं करेगा, अफगानिस्तान में उनके लिए हालात ठीक नहीं होंगे अनलेस दे विड्रॉ ऑल द 10,000 ट्रुप्स। लेकिन वो भी नहीं है क्योंकि उनका तो अफगानिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। catch-22. एग्जैक्टली, तो मेरा मतलब हम अगर अपने कार्ड प्ले करें अच्छे तरीके से, क्योंकि आई बिलीव नाउ वी इन अ लिटिल बेटर पोजीशन बाय गेटिंग क्लोज टू द रशियन और चाइनीज के साथ, तो हमारी तो वैसे ही बड़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो हम अमेरिकन को लेवरेज कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। लेकिन यहाँ एक थर्ड प्लेयर भी है एंड दैट इज इंडिया। नाउ CPEC के ऊपर इंडिया हैज बीन योर ग्रेटेस्ट, आपके लिए अपोजर ऑफ दिस। सो अब हमने देखा है कि कुछ डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं एंड आई एम ग्लैड कि मीडिया इज नॉट प्लेइंग इट अप एंड नॉट पुटिंग इट आउट, बट द क्वेश्चन अराइजेस व्हेन दीज थिंग्स कम अप एंड द पीपल स्टार्ट प्लेइंग अप, इट इज गोइंग टू हर्ट पाकिस्तान। देखिए, मैं कुछ बातों से तो इत्तेफाक करता हूँ जो साद ने बात की कि ये नेशनलिज्म और इसने अमेरिकन सेंटिमेंट विप किया, और जितना आप ओबामा प्रेसिडेंसी में ये फीलिंग बढ़ रही थी कि कहीं ये मुल्क जो है ये अफ्रीकन्स और ये लटीनोज़ के हाथ में ही ना चला जाए, इन्होंने स्टैटिस्टिक्स साबिर ने बिल्कुल दुरुस्त फेस दिए और उसने बड़ा सक्सेसफुली इसको विप करके और एक इलेक्शन जीत लिया है। मैं समझता हूँ कि जो स्टेट की पॉलिसी है उसमें ट्रंप को जो है दुश्वारी इसलिए होगी कि उसको ज़्यादा एडवाइस ही माननी पड़ेगी जो उसको बताया जाएगा। Will he take it? Well, he will probably have no choice on core issues. American policy इस तरह when he says she should go to jail, and then he changes, oh she called me. शोमैन का स्टेटमेंट और होता है और काम करने वाले का। लेकिन मैं जहां खतरात देख रहा हूं या चैलेंजेस, लेट मी पुट दैट, एफपैक पॉलिसी के ऊपर हमारे पे यकीनन और प्रेशर आएगा। इंडिया स्पेसिफिक रिलेशनशिप अमेरिका की बढ़ेगी। इन्होंने दुरुस्त फरमाया कि उनकी कोशिश होएगी कि हम ड्रिफ्ट ना करें, लेकिन हमें अब अपने फैसले खुद करने हैं। हमने बिल्कुल अपने आप को रीअलाइन दुरुस्त किया है। ईरान CPEC में आना चाह रहा है। CPEC इज़ अ बिग कंसर्न फॉर ऑल दीज प्लेयर्स। रशिया आपके साथ, सऊदी अरेबिया भी आना चाह रहा है। चलें, सऊदी अरेबिया तो बाद में आएगा, लेकिन इंडिया जो है, देखिए उन्होंने 2 बड़े मैसिव एग्रीमेंट्स किए हैं, लॉजिस्टिक शेयरिंग का, सैटेलाइट शेयरिंग का। I have to go for a break, but I need an answer from you. Knowing President Trump, knowing his temperament, knowing our Prime Minister, how imminent it is that we have a foreign minister? देखिए, इनको ना चाहते हुए भी अब फॉरेन मिनिस्टर लाना पड़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि ट्रंप आपको विजिबली ज़्यादा बुली करेगा। ऑप्टिक्स के लिए बिल्कुल प्रो इंडिया ओबामा का चले डिप्लोमेटिक टिल्ट होगा, इसका बहुत विजिबल टिल्ट होगा। आपके जो इमिग्रेंट्स के इश्यूज़ हैं, आपकी वीज़ा पॉलिसी स्ट्रिंजेंट होंगी, आपके लोगों की एक्सेस जो है मुश्किल कर दी जाएगी। देखिए, उसका एजेंडा यही है, उसका इंटरनल एजेंडा है, ओबामा केयर ख़त्म करनी है, टैक्सेस लगाने हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स करने हैं। एक उसका एक्सटर्नल एजेंडा है। साद ने सही कहा कि वो डिसएंगेज करेगा, बट वो जहाँ डिसएंगेज करेगा उन वॉर से, वहाँ वो उन पॉलिसीज़ को ज़रूर फोकस करेगा जो टेररिज्म स्पेसिफिक हैं, और जो इंडिया और उसकी कन्वर्जेंस होएगी कि पाकिस्तान शुड डू मोर, पाकिस्तान टेररिज्म स्पॉन्सर करता है, ये जो पुराना रेटरिक है इसकी ड्रम बीटिंग आप ज़्यादा देखेंगे। और उसका हमें अपोजिशन को मुत्तहद होकर और अपनी फॉरेन पॉलिसी को, अपनी इंटरनेशनल एंगेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करके ही हम मुकाबला कर सकते हैं। आर्जी वजीरों और मुशीरों पर नहीं कर सकते।
ایک بریک کا وقت ہوا ہے اور بریک کی طرف چلتے ہیں. یہ تو ایک کہتے ہیں نا نیور اینڈنگ ڈبیٹ, نیور اینڈنگ انالیسس, لیکن یہ ٹائم بتائے گا 20 جنوری کے بعد جب انوگرل ہوتا ہے پریزیڈنٹ کا ایز دی 45th پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, تو تب پتہ چلے گا اس کے بعد کہ واٹ کائنڈ آف اے ٹیم ہیز ہی فارمڈ. ہیز ہی گاٹ سم شارپرز ان دیر, ہیز ہی گاٹ سم ریئلی وہ کہتے ہیں نا انجن روم ورکرز, کیونکہ پچھلی گورنمنٹ کے اندر ایک تھا باب وولفووٹس, دی آرکیٹیکٹ آف دی عراق وار. تو ول ہی ہیو پیپل لائک دیٹ اور ناٹ, یہ ہم دیکھیں گے. لیکن اس بریک کے بعد آ کے بات کریں گے. ہم نے تو اپنی بات کرنی ہے سب سے پہلے کہ یہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے سرل المیڈا, ہوز اب کہتا ہوں سرل الوداع, اس کا کیا بنے گا اس کمیشن کا. ویل ٹاک آن دس جسٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ٹو دا اسپیشل پروگرام. بریک سے پہلے آپ نے باتیں سنی کہ کیا امریکن انٹرسٹ ہے, کیا پاکستانی انٹرسٹ ہے, بٹ ٹائم ول ٹیل. آئی تھنک اٹس ٹو کوئک, کیونکہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے وہ چڑیاں لے کے طوطے لے کے لگے رہتے ہیں, بٹ دیٹ از ناٹ ہاؤ اٹ از. سرل المیڈا پہ بات آتی ہے. میں آپ سے شروع کروں گا یونس شاہ صاحب, بیکاز یو نو ہم ویری ویل. یہ کتنا کا لکھتے ہیں, ذرا یہ تو بتائیں مجھے آپ. پیچھے لکھتے تو یہ بہت کم ہیں. اٹ ول بی اے لٹل انفیئر, اور شاید لوگ مجھے گالیاں دے کے, چونکہ جرنلسٹ ہے میں اسے ڈیفینڈ کر رہا ہوں. جرنلسٹ کو خبر تو چاہیے ہوتی, باقی فیصلے تو بعد میں ہوتے ہیں کتنی امپورٹنٹ ہے کتنی نہیں. خبر تو ہمیں چاہیے ہوتی بائی لائن کی. واٹ ایور دس خبر یہ کہاں سے چاہیے تو ہمیں ہوتی ہے. خبر کی شکل بتا رہی ہے کہ آپ نے کبھی اگر ڈیفینس کی بیٹ نہیں کی, آپ کبھی پرائم منسٹر کے انٹوراج میں نہیں گئے, آپ نے کبھی پرائم منسٹر ہاؤس میں اگر فنکشن اٹینڈ نہیں کیے, تو یا تو کسی نے لکھوائی ہے جسے ہم کہتے ہیں فیڈ کی گئی. شکل تو یہ بتاتی ہے مجھے, اگر آپ مجھ سے میرا آنیسٹ اوپینین پوچھیں. جسٹس عامر رضا خان کو اس کی کتنی سمجھ آتی ہے, ان کا پروفیشن جرنلزم نہیں ہے, یہ میں نہیں جانتا. دوسری بات, حالانکہ جرنلزم ایک کامن سینس ہے, اسٹل اٹ از نو مور ایم اے جرنلزم, اٹ از ایم ایس سی میس کمیونیکیشن ناؤ, اٹ از ریگارڈیڈ اے سائنس ناؤ. دوسری بات یہ ہے کہ عامر رضا خان صاحب پہ عمر کے 81ویں سال الزامات لگتے ہیں. اے مین ہیونگ سچ گڈ ریپیوٹ شوڈ ہیو ریزائنڈ اینڈ اسٹیپ ڈاؤن, کیونکہ کل کو اگر یہ کمیٹی کسی نتیجے پہ بھی پہنچ جائے تو کون مانے گا. مہینہ وہ ویسے لے رہے ہیں, 15 دن اوپر لگائیں گے. بائی دا ٹائم راحیل شریف وڈ ہیو گون ان آن لائکلیہڈ. So basically what Mia Nawaz Sharif is doing is buying time. Buying time. Okay, I'll just put you on hold here. مجھے یہ بتائیے, buying time or not buying time, this is a matter of national security. National securities, are they discussed in these committees? یہ ذرا بتائیں مجھے آپ. پی جے صاحب, یہ بہت افسوسناک عمل ہے کہ 26 دن تو پہلے لگے. پہلے 4 دن میں چودھری نثار صاحب نے قوم کو بتانا تھا, پھر کوئی ایسی انویسٹیگیشن مشکل بنا دی گئی کہ اس پہ 26 دن کے بعد قوم کو بتایا گیا کہ کمیٹی بنائی جائے. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ ہے نیشنل سیکیورٹی کی بریچ کا. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ ہے وزیر اعظم ہاؤس کو ایسپیوناج کا مرکز بنا دیا جائے. آپ کے ملک کے قومی راز, قومی سلامتی کے امور اگر وزیر اعظم ہاؤس میں ہی سیف نہیں ہے, میں نہیں جانتا کہ کس نے نکالا. نکالنے والوں کو پتہ ہے یا چھاپنے والوں کو پتہ ہے. چھاپنے والوں پہ آج پریس کاؤنسل کی بھی غالباً ایک پٹیشن بھی آ گئی. اس سارے معاملے کو ہر اینگل سے مینیج کرنے کی کوشش کی جائے گی. آپ کمیٹی دیکھیں, آج اس کا اجلاس جہاں پہ ہوا ہے, جسٹس عامر رضا بہت اچھے آدمی ہیں, لیکن یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. نہ ان کو اس بات کی سمجھ ہے, نہ جو اس کے نتائج ہیں اس کا کسی کو پتہ ہے. لیکن مجھے ایک بات کا پتہ ہے کہ اسکاٹ فری نہیں جائیں گے لوگ. جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کا پتہ ہے, لیکن یہ آپ کو ایک ڈیو پروسیس کے لیے ٹائم دیا جا رہا ہے. لیکن اگر حکومت نے اسی طریقے سے ارسپانسبلی اور فوج کے ادارے کو یا اسٹیٹ کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور یہ تاثر دیا کہ ٹھیک ہے یہ بزنس ایز یوزول ہے, تو پھر بہت ساری ایسی چیزیں ممکن ہیں جو شاید ہم سوچ بھی نہ چاہیں. اور ایک وزیر کا استعفیٰ لیا گیا, مشاہد اللہ کا بھی لیا گیا تھا. آپ کو یاد ہے بی بی سی کا ایک انٹرویو تھا, پھر وہ اترے, پھر ان کو ان کے 2 بھائیوں کو پرائز پوسٹ بھی مل گئیں. unfair یعنی جو اصل اس کے محرک ہیں, جو اصل اس کے کلپریٹ ہیں, اور میں آن ریکارڈ بتا رہا ہوں, ان کی وائس, ان کا سارا ڈیٹا, ہر چیز موجود ہے. اور چودھری نثار کے بھی علم میں ہے, ان کے پاس 2 ہی راستے تھے, یا وہ استعفیٰ دے دیتے یا کسی طریقے سے معاملے کو ٹھپ کرنے کی کوشش میں وہ شامل ہوتے. وہ ٹھپ کرنے کی کوشش میں شامل ہو گئے ہیں, اور ہم اپوزیشن پی ٹی آئی, پاکستان پیپلز پارٹی, ان کو اس معاملے پہ بھاگنے نہیں دیں گے, کیونکہ یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. یہاں پہ بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں, اور پرائم منسٹر کا جو ہاؤس ہے وہ سیکرڈ ہے. آج یہ شرم کی بات ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز جو ہیں اب وہاں نہیں ہو رہی, اس خدشے پہ کہ وہاں تو سیفٹی ہی نہیں رہی.
No, but how do we know it emanated from the Prime Minister's house, Brigadier Saab? And one, and secondly, ये तो छोड़ दें, ये तो अभी जो भी हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए. The basic question is, will you compromise on your national security? पीजी साहब, शॉकिंग बात यह है कि दैट जिस तरह पहले हमारे भाई ने कहा, it takes place in the Prime Minister house in a national security meeting chaired by the Prime Minister, और रिपोर्टेडली उनके ब्लू आइड्स ये करते हैं. लेकिन आपने जो भी एक बात की कि हाउ डू यू नो ये सारा मामला वहाँ से हुआ, बिल्कुल एक खातून जो है उनका नाम भी लिया जा रहा है. आई बी वेरी, नहीं, नाम तो आप किसी का भी ले सकते जी, मैं देखा मरीम नवाज साहिबा का नाम भी आ रहा है कि जनाब उनका मीडिया सेल, ये वो तमाम चीज़ें, वो लिंक भी बड़ा आ रहा है बीच में. मैं ये कहूँगा कि इसको आप, एक तो मुझे इतराज़ है, इसको आप डॉन लीक्स मत कहें, इसको आप न्यूज़ लीक्स ना कहें. दिस इज़ PM गेट, Prime Minister Gate. Why? Because right under the nose of the Prime Minister of Pakistan. एक तो ये बात. दूसरा, But Prime Minister doesn't go in the kitchen, does he? No, sir, that is not kitchen वाली बात नहीं. ये तो उस कमरे में हुआ ना जी, जहाँ पे सारे लोग बैठे हुए, आपके टॉप नेशनल सिक्योरिटी के जो लोग हैं सारे वहाँ पे बैठे हुए. दूसरे पॉइंट में देखें, ये एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात है. मुझे आप ये बताएं कि ये कमेटी, जिसको मैं कहता हूँ इट इज़ अ कवर अप, प्रॉब्ली दे विल ट्राई टू कवर अप, मिट्टी पावर टाइप कमेटी होगी. कोशिश देख, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक वो शख्स मोहतरम जस्टिस आमिर रज़ा साहब, हु इज़ क्लोजली लिंक्ड टू द शरीफ फैमिली, कि वो और प्लस कुछ और मेंबर्स जिनका PML के साथ, you do continue, but why is it हर कॉन्वर्सेशन में ये साबिर शाह को जानते हैं, ये इसको जानते हैं. If they are friends, so what? We have to see the judgment. बहुत अच्छी बात की. देखें, अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, अगर आप न्यूट्रल नहीं होंगे, तो आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी इफेक्ट होगी, और दूसरी बात, आप एक फेयर और ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी आप नहीं कर सकेंगे. एक तो ये बात. दूसरा, देखें, मैं ये कहता हूं कि हमने अरबों रुपए खर्च किया है इन मोहतरम शरीफ फैमिली के टॉप लोगों पे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल टूर्स, बाहर गए हैं कि इनकी कोई माइंडसेट की कोई रिफाइनमेंट हो, कोई ग्रूमिंग यहाँ पे हो, लेकिन वो चीज़ नहीं आई है पीजे साहब आफ्टर 25-30 ईयर्स. आज भी इनके ज़हन में माइंडसेट ये है कि मेरिट इज, what matters is loyalty to the Sharif and the Sharif family. What do you think on that? खबर लगी नहीं, लगवाई गई है, छपी नहीं, छपवाई गई है. जिस तरह साबिर साहब ने कहा है, ये स्पून फेड है. ये एक इनिशियल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म को भी ये पता है कि सिरिल जो हैं वो क्या लिखते हैं और कैसे लिखते हैं, और ये चीज़ें नहीं आ सकती हैं. He is your party friend. देखिए विजय साहब, Cyril, I have respect for him as a columnist. I have a tremendous respect for him for the way he writes, particularly in the op-ed sections. You mean the fifth columnist? मेरा थोड़ा सा opinion मुख्तलिफ है, क्योंकि जो opinion शायद अभी दिए गए उसके अंदर कुछ सियासी भी वो obviously from opposition political parties. I don't think that the matter is ये कोई ओपन एंड शट केस है कि एक डब्बा सी कमेटी बना दी गई है जो कि एग्जॉनरेट कर देगी और ये तो बनाया ही सिर्फ इसलिए गया है. आई डोंट बिलीव दैट एट ऑल. इसमें कोई शक नहीं है कि नेशनल सिक्योरिटी का हर्ज हुआ. इसके ऊपर ISPR की भी प्रेस रिलीज आई, मिनिस्टर इंटीरियर ने भी ये कहा, बाकी भी जो गवर्नमेंट के लोग हैं उन्होंने भी कहा. मैं ज़रूर ये हो सकता है कि गवर्नमेंट बिल्कुल इसको प्रोटेक्ट करी हो, बिकॉज गवर्नमेंट की तरफ से लीक हुई है या गवर्नमेंट की तरफ से प्लेसमेंट हुई है. लेकिन जस्टिस आमिर रज़ा खान हमारी जुडिशल पूरी हिस्ट्री में, अगर आप पिछले 40-50 साल की हिस्ट्री उठा के देख लें, तो अगर उसके अंदर से आपने 3 ऐसे जज या 4 ऐसे जज उठाने हों जिनकी के इंटेग्रिटी अनइम्पीचेबल है, तो उनमें एक जस्टिस आमिर रज़ा खान साहब हैं. ये वो जज साहब हैं जिन्होंने, मैं गुजारिश करूं सर, आपने इस कमेटी को हेड करने के लिए, इतनी बड़ी नेशनल लेवल की कमेटी को हेड करने के लिए, जो इतना इंपॉर्टेंट काम कर रही हो, यू हैड टू पिक समबडी जो कि या फॉर्मर जुडिशियल ऑफिसर हो या इस तरह की पर्टिकुलर रिप्यूट का हो. मैं सर गुजारिश करूं सर, if I may continue please. There is no possible way that you will find a person of eminent repute over the past 30 years, and I'm not trying to say, मैं जो भी कमेटी कंक्लूड करेगी मैं उस पर बात नहीं कर रहा. अगर हमने पास्ट 30 इयर्स में से कोई भी ऐसा एमिनेंट पर्सन ढूंढना हो, खासतौर पे जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से,
تو somebody would have had some connection with Nawaz Sharif صاحب because وہ 1985 سے پاور میں. Justice Amir Raza Khan Saab, by all intents and purposes, and I believe belong to the legal profession, has a reputation which is above board. He has always been forthright. In fact, جب بھی military dictators نے اس ملک کے اندر ٹیک اوور کیا اور ہم لوگ جن کی یہاں پہ بیٹھ کے تعریف کرتے ہیں کہ فلانا بڑا اچھا جج تھا اور فلانا بڑا اچھا وکیل ہے, Justice Amir Raza Khan is from that cloud that stood up to it, refused the judiciary, refused the all sorts of every But we've got appointment. other people of Now, one more thing. Let's also be clear about the fact that Justice Amir Raza Khan is not the only person in the committee. You have put 3 people from the Intelligence Committee onto this on this committee, and if any institution feels, a state institution feels that Judge Saab will not be able to do the process right, then they will be there. But a minute. مجھے اعتراض ہے, why a retired judge of the high court? آپ مجھے بتائیں, جو حسین حقانی والا جو نیشنل سیکورٹی کا وہ بھی ایک معاملہ تھا جو کہ ماسٹر مائنڈ تھے یہاں اسلام آباد میں پریزیڈنسی میں اور میمو گیٹ اور وہ وہاں پہ واشنگٹن میں تھا, اس میں جو کمیشن سپریم کورٹ نے بنایا تھا 3 sitting chief justices of the high court. اس کیس میں minimum I would expect ایک کم از کم اور کوئی نہیں, ایک سٹنگ چیف جسٹس آف اینی ہائی کورٹ ان پاکستان. بریگیڈیئر صاحب قطع کلامی معاف, سپریم کورٹ نے اس کو انلیگل ڈکلیئر کر دیا. کوئی انلیگل نو ناٹ ایٹ آل. Let me ask Saad and because we've run out of time. Can you come tomorrow and we continue with this discussion? Yeah, sure. We can continue that, but memo gate پہ انہوں نے بات کی, جو اس کا آتھر تھا نا جی میمو گیٹ کا, بقول جو ان پہ الزامات لگائے گئے, وہ آ کے بعد میں معافی مانگ گیا تھا کہ میمو گیٹ کہاں سے شروع اور کدھر پہنچا. میں میمو گیٹ کو ڈیفینڈ Thank you very much. I'm so sorry, but I'll have to let you go here. We've run out of time. And of course, kal we'll continue with this کیونکہ وہ کہتے ہیں نا 40 منٹ میں آپ کیا بات کریں گے, but this is a very important topic. This is a very very important point and this is a very very important subject which needs to be thoroughly discussed. ایک چیز پہ آپ جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور ہم جو پروگرام کر رہے ہیں یا کوئی بھی اس ملک میں ہے, پورا لڈی کوتل سے لے کے پشاور تک یا ادھر سے لے کے کراچی تک, نیشنل سیکیورٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں. دیر از نو کمپرومائز. اگر آپ وہاں کر دیں گے کمپرومائز, دین اٹ از ناٹ دا پاکستان which قائد اعظم gave us. Look after yourself, look after the interest of Pakistan. خدا حافظ.